दानिशमंद मारिया। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही ताकतवर सल्तनत में एक गोबिन नामक कारोबारी रहता था। गोबिन उस सल्तनत का सबसे दौलतमंद कारोबारी था और वो महल के करीब ही रहता था। इस गोबिन नामी ताजीर की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम एलिना था, दूसरी का नाम ग्रेटा और सबसे छोटी वाली थी मारिया। मारिया उन सब में सबसे खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह ने कारोबारी को महल में बुलाया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आओ गोबिन, तुम्हारा इस्तकबाल है। बादशाह सलामत, आपने मुझे बुलाया था? हाँ गोबिन, दरअसल बात यह है कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत बड़ा तिजारती सौदा किया है। हमें किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो वहाँ हिफाजत के साथ सारा माल पहुँचा सके, और मेरा मानना है कि इस काम में तुम ही वो वाहिद इंसान हो। बादशाह का फरमान सुनकर गोबिन ख्वाबों में खो गया। वो अपनी बेटियों के बारे में फिक्रमंद था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा था। क्या बात है गोबिन, तुम इतने खामोश क्यों हो? ज्यादा कुछ नहीं बादशाह हुजूर, बात बस इतनी सी है कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरी बेटियाँ घर में तन्हा रह जाएंगी। मैं बस उनकी बाबत फिक्रमंद हूँ, बस इतना ही। फिक्र मत करो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटियों की पूरी निगहबानी की जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। जी बादशाह सलामत। गोबिन अपनी बेटियों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था, पर वो बादशाह की फरमान के खिलाफ नहीं जा सकता। वो अपनी बेटियों को अलविदा कहने के लिए घर गया। उसने गुलाब के पौधों के 3 गमले लिए। उसने अपनी बेटियों में से हर एक को एक-एक गमला दिया और उनसे कहा, मैं काम के लिए सफर पर जा रहा हूँ, किसी को घर के अंदर मत आने देना। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो इन गमलों के जरिए मुझे इसका इल्म हो जाएगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा अब्बा जान, अपने सफर हमारी बाबत फिक्रमंद मत होइए। गोबिन ने अपनी बेटियों को अलविदा कहा और वहाँ से रुखसत हो गया। अगले दिन बादशाह अपने 2 दोस्तों के साथ उसके घर गया। उसे अपने घर की तरफ आता देखकर मारिया ने अपनी बहनों से कहा, चलो तह खाने में जाएं और बादशाह के लिए अंगूरों का रस लेकर आएं। मैं चाबी लेकर आऊंगी, एलेना लालटेन लेकर आएगी और ग्रेटा बोतल लेकर आएगी। मारिया के अल्फाज सुनकर बादशाह ने कहा, नहीं, इसकी जहमत मत फरमाओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ठीक हैं। ठीक है, क्या तुमने सुना मारिया? बादशाह को कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तुम मत जाओ, पर मैं यकीनन जाऊंगी। मारिया वहाँ से चली गई। वो अपने हर सायों के घर दौड़ी गई। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कौन है? इतनी रात गए कौन आया है? खाला, मैं हूँ मारिया, मेहरबानी करके दरवाजा खोले। ओह मारिया, तुम इतनी रात गए यहाँ किस लिए आई हो? खाला, मेरी बहनों से लड़ाई हो गई है। मेहरबानी करके आज रात के लिए मुझे अपने घर में सोने दीजिए। ओह ठीक है, अंदर आ जाओ मेरी बच्ची। मारिया ने पूरी रात उस बूढ़ी औरत के घर में गुजारी। जब मारिया वापस नहीं आई तो बादशाह बहुत गुस्से में आ गया। जब मारिया सुबह घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी बहनों के गमलों का गुलाब मुरझा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद का हुक्म नहीं माना था। अपनी सबसे बड़ी बहन के कमरे में गई। उसने देखा कि एलिना खिड़की में खड़ी है और महल के बाग की तरफ देख रही है। मारिया, तुम आ गई। देखो, बाग में वो सेब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यकीनन वो बहुत लजीज होंगे। मेहरबानी करके जाओ और मेरे लिए कुछ तोड़ कर ले आओ। एलिना, तुम बड़ी हो गई हो पर तुम्हारा बचपना नहीं गया। मेहरबानी करके मारिया जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगी। मारिया ने खिड़की से छलांग लगाई और वो बाग में गई। उसने सेब तोड़े। वो वापस दौड़ रही थी जब एलिना चीखी, मारिया, थोड़ा सा ही आगे नींबुओं से लदा एक दरख्त है, मेहरबानी करके कुछ वो भी तोड़ लाओ। एक मर्तबा फिर मारिया बाग की तरफ दौड़ी गई
और इस मर्तबा जैसे ही वो नींबू तोड़ने के बाद वापस जाने को थी, माली ने उसे देख लिया। वो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रुको, ये नींबू तोड़कर तुम कहाँ भागकर जा रही हो? रुको, एक बार तुम मेरे हाथ में आ गई तो देख लेना, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मारिया ने माली का हाथ झटक दिया। वो इतनी बुरी तरह से गिरा कि वो काफी देर तक उठ न सका और मारिया वहाँ से दूर भाग गई। किसी को इसका इल्म नहीं हुआ कि चोर कौन था और वो कहाँ भाग गया। मारिया घर पहुँच गई। उसने सेब और नींबू एलिना को दिए और उससे मजाक में कहा, देखा, मैं तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। अगले मर्तबा मुझसे ऐसा कुछ करने को मत कहना, समझ गई? मारिया चली गई। जो कुछ उसने कहा उससे अलीना को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अलीना बस अपने सेबों का लुत्फ उठा रही थी। कितने लजीज सेब हैं। खुदा का शुक्र है कि मारिया इन्हें ले आई, वरना मैं इन्हें कैसे चख सकती थी। बेचारा माली, वो अभी भी दर्द से कराह रहा होगा। अगले दिन दूसरी बहन को केले खाने का जी चाहा। उसने मरिया से कहा कि उसके लिए केले लाए, क्योंकि एक दिन पहले जो कुछ हुआ था उस वजह से मरिया फिर से वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पर क्योंकि उसकी बहन ने मजबूर किया तो उसे जाना पड़ा। इस मर्तबा जब वो गई तो बादशाह बाग में सैर कर रहा था। उसने मरिया को देख लिया। ओ, तो ये तुम हो। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह उसके घर की तरफ रवाना हो गया। मारिया उसके पीछे हो ली। बादशाह बार बार पीछे देखता रहा। वो जुर्म जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में सजा दूंगा। मेरे साथ आओ। बादशाह उसके घर की तरफ रवाना हो गया। मारिया उसके पीछे हो ली। बादशाह बार बार पीछे देखता रहा, इस बात की तसल्ली के लिए कि मारिया कहीं भाग तो नहीं गई। पर अचानक जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि मारिया गायब हो गई है और वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं है। पूरे शहर में उसे तलाशा गया पर वो कहीं नहीं मिली। बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और तब से वो हमेशा एक जबरदस्त गुस्से में रहता और जल्दी ही वो बीमार हो गया। महीनों उसकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई। इस दौरान मारिया की दोनों बहनों का बादशाह के दोनों दोस्तों के साथ निकाह हो गया। अब इनकी खुद की औलादें थीं। एक दिन मारिया छुपकर अपनी बड़ी बहन के घर में दाखिल हुई। उसने उसके दोनों बच्चे उठा लिए और उनके साथ भाग गई। उसने बच्चों को फूलों की एक बहुत ही खूबसूरत टोकरी में रखा और उन्हें और ज्यादा फूलों से ढांप दिया ताकि किसी को इसका इल्म न हो सके कि उसमें बच्चे हैं। फिर उसने लड़कों की तरह कपड़े पहने, टोकरी को अपने सिर पर रखा और महल की तरफ गई पुकारते हुए, बादशाह के पास ये फूल कौन लेकर जाएगा? जो मोहब्बत की वजह से बीमार है, जो मोहब्बत की वजह से बीमार है। बादशाह के पास ये फूल कौन लेकर जाएगा? बादशाह जो अपने बिस्तर में आराम कर रहा था, उसने ये आवाज सुनी। उसने अपने कमरे के बाहर तैनात पहरेदार को बुलाया। सुनो, यहाँ उस आदमी से फूल खरीद कर लाओ जो बाहर फूलों के लिए गुहार लगा रहा है। जाओ, जल्दी करो। पहरेदार गया और उसने फूलों की टोकरी खरीद ली। उसने बादशाह को वो टोकरी दी। जैसे ही बादशाह ने टोकरी पर से पत्ते हटाए, उसने उसके अंदर रोने की आवाज सुनी। उसने फूलों के बीच दो बच्चों को देखा। उसका दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। वो सोचने लगा कि वो मारिया को इस तोहफे की कीमत कैसे चुकाए। फिर उसे याद आया कि मारिया ने उसकी कैसे बेइज्जती की थी। वो फिर से तैश में आ गया। उसने मारिया से बदला लेने का इरादा कर लिया। तभी एक पहरेदार अंदर आया। बादशाह सलामत, वो ताजिर जिसे आपने काम के लिए भेजा था वो काम खत्म करके वापस आ गया है। ठीक है, उससे कहो कि कल दरबार में हाजिर हो एक पत्थर से बना कोट लेकर, और अगर वो नहीं आया तो उसे सजा दी जाएगी। जाकर कह दो उससे। जो हुक्म बादशाह सलामत। अपने घर की हालत देखकर वो कारोबारी बहुत गमज़दा हो गया।
اس نے سوچا کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، پر اسے وہاں اپنی کوئی بھی بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہ علم ہوا کہ اس کی دونوں بڑی بیٹیوں نے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے۔ وہاں پہرے دار پہنچا۔ سنو، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ تمہیں دربار میں کل پیش ہونا ہوگا ایک کوٹ جو پتھر سے بنا ہے بادشاہ سلامت کے لیے۔ اگر تم نہیں آئے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تاجر بہت غمزدہ ہو گیا بدلاؤ کے ان حالاتوں کو دیکھ کر۔ ایک طرف تو کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ماریا کہاں تھی، اور دوسری طرف وہ کوٹ کے اس حکم کو لے کر خوف زدہ تھا۔ صرف ایک دن میں اس کے لیے کوٹ کا انتظام کرنا ناممکن تھا۔ ایک ہی دن میں اس کوٹ کا کیسے انتظام کر پاؤں گا؟ ابا، کوٹ کے بارے میں فکر مت کیجیے، آپ بس یہ چوک لے کر دربار میں جائیے اور کہیے کہ آپ بادشاہ کا ماپ لینے آئے ہیں اس کوٹ کے لیے۔ کاروباری کو سمجھ نہیں آیا، پر اسے ماریا پر بھروسہ تھا، تو وہ چوک لے کر محل میں گیا۔ تم خالی ہاتھ ہی آ گئے؟ بتاؤ کوٹ کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت، مہربانی کر کے مجھے معاف کریں، پر میں کوٹ نہیں بنا سکا۔ تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں حضور، مہربانی کر کے مجھے معاف کریں، مجھے جانے دیں۔ اگر تم خود کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو۔ تاجر بنا کچھ کہے گھر واپس آیا۔ وہ بہت اداس تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کیسے اپنی بیٹی بادشاہ کے حوالے کر سکتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا، اس نے وہاں ماریا کو بیٹھی دیکھا، اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ ابا، کیا ہوا وہاں؟ میری بچی، میں کیا کروں؟ بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ کوٹ کے عوض میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں۔ فکر نہ کریں ابا، آپ ایک گڑیا لے جائیے جو بالکل میری طرح لگتی ہو۔ گڑیا کے سر پر ایک دھاگا ہونا چاہیے جو اس کے سر کے آس پاس لپٹا ہو، جسے کھینچنے پر میں جواب دوں گی ہاں یا نہ۔ اگلے دن تاجر محل پہنچا ماریا کے ساتھ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ماریا کو اس کے آرام گاہ میں بھیجا جائے، اس لیے سپاہی ماریا کو بادشاہ کے آرام گاہ میں لے گئے۔ ماریا نے اس گڑیا کو اپنے کپڑوں کے تہوں میں چھپایا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے چپکے سے وہ گڑیا اپنے لباس کے تہوں سے باہر کھینچ کر نکالی اور خود بستر کے نیچے چھپ گئی اور اپنے ہاتھ میں دھاگا پکڑ لیا۔ ماریا، امید ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ ماریا نے گڑیا کا سر ہاں میں ہلایا۔ بادشاہ اس سے سوال کرتا رہا اور اسے اس کی ساری غلطیاں گنائی۔ ماریا نے اپنی سب غلطیوں کے لیے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور اسی لیے میں تمہیں سزائے موت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ جیسے ہی سر زمین پر گرا، بادشاہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا بوسہ لیا ہو۔ اتنی محبت مرنے کے بعد بھی میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے انہی ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دیا ہے، اس لیے اب میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنا خود کا سر کاٹنے ہی والا تھا، ماریا بستر کے نیچے سے نکل کر باہر آئی اور بادشاہ نے اسے آغوش میں لے لیا۔ پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگی۔